Good evening, everyone. Welcome to Promocat Podcast. Myself निशा हल्दिया और आज हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं श्रीमती अनीता जसूरिया जी। अनीता जी से मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ ही। हो सकता है इनकी लाइफ जर्नी जानकर आप लोग भी इनसे इंस्पायर्ड हूँ। वेलकम अनीता जी। अब आप अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार निशा, नमस्कार। मेरा नाम अनीता जसूरिया है। बेसिकली मैं एक हाउस वाइफ थी। जैसे इंस्पायर होकर तुमने ये जर्नी मेरी पॉडकास्ट करने का सोचा है, इसलिए मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मैं बीएससी डी फार्मेसी राजस्थान में रैंक होल्डर लड़की थी और जब मेरी शादी हुई तो एक बड़ी ही ट्रेडिशनल फैमिली में शादी हुई जहाँ पे घूंघट वगैरह बहुत ज्यादा था। तो ये था कि मुझे बाहर निकल कर कुछ काम तो करना है नहीं और लाइफ को इसी तरीके से चलना था कि घर में घूंघट रखना है आपको और जो आप घर के काम कर सकते हो वो आप कर सकते हो, घर में रहते हुए आप जो भी कर सकते हो। तो एक को एजुकेशन में पढ़ी हुई लड़की के लिए ये जर्नी बड़ी चैलेंजिंग थी और सिंस मेरा पीहर और ससुराल आसपास ही था, कॉलेजेस में महारानी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तो लाइफ चल रही थी, कोई रिग्रेट नहीं था लाइफ में। ठीक है, यही संस्कार थे कि जैसा ससुराल है आपको उनके अकॉर्डिंग ही रहना है। मैंने अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स कर लिए थे कि ठीक है, मुझे शुरू से लिखने का शौक था। मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई और आफ्टर 24 इयर्स मुझे लगा कि अब मुझे जिंदगी में कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। तो एक छोटा सा कोट मैं आपको बोलना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने भरकर जेबों में आशाएं, दिल में कुछ अरमान यही था, बस कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। तो एक मन में एक सपना था जो दिन रात कचोटता रहता था कि कुछ तो करना है, आए हैं जिंदगी में तो कुछ करके जाना है, कुछ अपना नाम कमाना है, कुछ तो करना है, कुछ शोहरत कुछ हासिल तो करके जाना है, जिंदगी से ऐसे नहीं जाना। तो बस ये एक शुरुआत हुई मेरी लाइफ की और मैंने एक पंचरत्न क्रिएटिव वुमेन्स क्लब करके खोला। उसके बाद मेरी जिंदगी ने एक अचानक करवट बदली और एक व्हील स्मार्ट श्रीमती करके एक नेशनल टेलीकास्ट पे एक प्रोग्राम आया करता था। यस। अन्नू कपूर जी होस्ट थे एंड जस्ट लाइक के कौन बनेगा करोड़पति समझ लीजिए, दिल में एक तमन्ना जगी कि अब तो मुझे बड़े स्क्रीन पे जाके ही कुछ करना है। और चांस की बात थी कि उन्होंने जयपुर में आकर कुछ ऑडिशंस लेने स्टार्ट किए। करीब 2500 लोगों के बीच एक ऑडिशन का राउंड रखा गया और उसमें से उन्होंने कुछ 4 लोगों को सिलेक्ट किया एंड मैं उनमें से एक थी। तो जब दूसरे दिन सुबह न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें कैसे पता चला कि तुम हो? अनीता नाम की, तो मेरा सरनेम बेसिकली गुप्ता है, तो मैं तब गुप्ता लगा। तो बोले कि अनीता गुप्ता तो वहाँ 2500 लोगों में से 10-20 तो होंगी। पर मेरे अंदर से इंट्यूशन था कि नहीं ये मैं ही हूँ। और 11 बजे मुझे पत्रिका ऑफिस से कॉल आया कि मैम आपका सिलेक्शन हुआ है वी स्मार्ट श्रीमती में राजस्थान से और आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत खुश थी कि ये तो मैं ही हूँ जो मैंने कुछ कर दिखाया है। और फिर उसके बाद 15 दिन का उनके काफी सारे ऑडिशंस राउंड्स और वो करके मैंने पूरे राजस्थान से व्हील स्मार्ट श्रीमती इस कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई गई और वहां मैंने इसमें अनु कपूर के साथ एक गेम शो खेला। सो दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि हाँ मुझ में कुछ तो है जो मैं औरों से अलग हूँ और मुझे कुछ करना है। तो ये जज्बा जो मेरे अंदर जागा तो वो लगातार चलता रहा और फिर मैंने महासभा खंडेलवाल महासभा की महिला संपादक में बनी जिसकी 13,000 कॉपीज निकलती थी। तो मैंने उसके 4 पन्नों को महिलाओं के लिए रिजर्व करवाए और उनमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, एम्पावर वुमेन, एम्पावर सोसाइटी, सक्सेस मंत्रा ऑफ लाइफ एंड संपादकीय कलम से अपने विचारों से मैं लोगों को रूबरू कराती थी और समाज में कुछ परिवर्तन की दिशा में करने का एक मानस बन गया। उसके बाद मैंने केडीएफ की नींव डाली क्योंकि ये समझ आ गया था कि आप में अगर हुनर है और उस हुनर को मंच नहीं मिलता तो वो हुनर कहीं ना कहीं दम तोड़ देता है। तो मुझे उन सभी अपनी महिलाओं की सखियों को वो मंच प्रोवाइड कराना है जहां उनके हुनर को एक मंच मिले
और वो आत्म स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीने का एक नया हुनर पैदा कर सकें। अनीता जी, एक बात बताइए, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ में हर्डल्स भी आते हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ हर्डल्स तो आए ही होंगे, तो कुछ तो शेयर कीजिए। है मैं निशा मैं चूंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं वैदिक ग्रंथों का बहुत अध्ययन करती हूँ, रामायण मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए, तो सबसे पहले देवताओं ने उनका, आप समझ रहे हो, सबसे पहले देवता तो हनुमान जी का साथ देने वाले थे ना, पर उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सिरसा नाम की राक्षसी को भेजा। तो हर्डल्स इस लाइफ में कि आपकी कोई ना कोई परीक्षा ले रहा है कि आप उस काम के लायक हैं भी या नहीं है, उस काम को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये ईश्वर ऊपर बैठकर हमारी परीक्षा लेते हैं। तो लाइफ में जो हर्डल्स हैं वो जस्ट लाइक फॉर योर एग्जाम, कि हाँ आप इसके लायक हो। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ उन एग्जाम्स को पास कर लिया तो आप आगे निकल जाओगे। तो लाइफ में हर्डल्स आते ही आते हैं, और मेरी लाइफ में काफी सारे हर्डल्स थे। बीइंग ए हाउस वाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होना, और तो कहीं ना कहीं जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अब वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप उतना टाइम अपने परिवार को नहीं दे सकते। पहले आप हाउस वाइफ थे, फिर मैं गवर्नमेंट आईटीआई की चेयरपर्सन बनी, तो अब मेरे पास जिम्मेदारियां और बढ़ गई। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा घर मुझसे पीछे छूट जाता था, और मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता था कि कुछ होता था कि नहीं मैं शायद बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर पा रही, या फिर जो आपका सराउंडिंग्स होता है वो आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम क्या कर रही हो, मतलब क्या है ये सब बेकार की चीजें हैं और तुम अपना टाइम खराब कर रही हो और अपने। कहीं ना कहीं आपको इन हर्डल्स को एक अपना इम्तिहान मान लेना चाहिए, और मैंने यही किया, उन हर्डल्स को अपना एक इम्तिहान माना और मैं आगे बढ़ती चली गई। वेल डन। अच्छा अनीता जी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि किसी ने जैसे आपको किसी काम के लिए चैलेंज किया हो कि आप तो ये नहीं कर पाओगे, यहाँ ऐसा सिस्टम है या कुछ ऐसा, फिर आपने उसको एज ए चैलेंज लेके उसको करके दिखाया हो। तो इस चीज को केडीएफ जो है, इट्स अ खंडेलवाल डेवलपमेंट फोरम, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है कि हमारा जो समाज, जो मंच माला और लंच, इनके अलावा कोई दूसरे काम आज तक हुए नहीं समाज में। तो केडीएफ में जब हमने अपना पहला इनिशिएटिव लिया तो हमने कहा मंच नहीं रखेंगे, हम किसी को माला नहीं पहनाएंगे और हम खाना भी नहीं रखेंगे। सो लोगों ने कहा, हमारी मजाक उड़ाई कि बोले ये लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। मुझे याद है 2016 में जब हम दौसा में गए, यहाँ से मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेकर गई थी, क्योंकि केडीएफ का हेल्थ अवेयरनेस एक पिलर है जहाँ हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे लोगों को अवेयरनेस करवाते हैं। तो मैंने दौसा में एक बड़ा वेबिनार ये सेमिनार आयोजित करने का सोचा। यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ गए, और वहां मैंने दौसा के लोगों को बोला कि भाई हम बड़े डॉक्टर्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो क्या हम इसको किस तरीके से करें। बोले मैडम भूल जाओ, यहाँ पे अगर आपको खाना करना है, मंचमाला करना है, तब तो आपके प्रोग्राम में लोग आएंगे, वरना मैं आपको गारंटी दे दूं कि आपके पास 20 लोग भी नहीं आएंगे। मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने वहां महिलाओं को एम्पावर किया, महिलाओं की टीम बनाई, और उस टीम को बोला कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज अगर हमने इस चैलेंज को जीत लिया तो ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी खंडेलवाल समाज में, और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। हमने बहुत मेहनत की, मेरी उस टीम ने बहुत मेहनत की, और जिस दिन हम वहां गए तो जो वहां के सबसे बड़े बड़े नेता थे वो सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि ये लोग कैसे प्रोग्राम करेंगे। एंड वहां उन लोगों को भयंकर सरप्राइज हुआ कि हमने वहां पानी भी नहीं रखा हुआ था पीने के लिए, वो भी लोग घरों से पीकर ही आए थे, और वहां पे 550 लोग वहां उपस्थित थे। और मैंने उन लोगों को बताया कि जब आप समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हो तो लोग आपको सुनने के लिए जरूर आएंगे। उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको मंच करना पड़े, आपको माला करनी पड़े और आपको लंच करना पड़े, इसकी जरूरत भी नहीं है। और हमने वहां के लोगों का माइंडसेट बदला, और आज मेरी टीम वहां पे
मतलब एक नया इतिहास रच चुकी है। वहाँ सारी मान्यताओं को हमने अलग किया, लोगों से अलग मतलब ये समाज की जो धारा चल रही थी उसकी विपरीत बहकर काम करके दिखाया। तो जो भीड़ में खड़े हैं उनके साथ हमने काम नहीं किया। एक अलग आइडेंटिटी आज केडीएफ ने वहां बनाई है, और आज केडीएफ का मतलब एक नॉलेज डेवलपमेंट फोरम है, जो ये नॉलेज वाले लोग हैं समाज के हित के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करने जा रहे हैं। तो आज लोग हमें सुनने भी आते हैं, हमसे मिलने भी आते हैं, और हमारी टीम का रिस्पेक्ट भी बहुत है वहाँ। So वेरी this was the first challenge. अच्छा अनीता जी, मुझे लगता है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जैसे एज फैक्टर को लेकर, एक एज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, या अब आप करके क्या करोगे, अब तो आपकी उम्र हो गई, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अब क्या जरूरत है कुछ करने की, अपना मस्त रहो, घर में रहो। और कुछ लेडीज करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम अब तक जो सपने पूरे नहीं कर पाए वो अब हम करें, हम बच्चों की जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ निशा, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अभी लास्ट कुछ महीनों पहले से अखबार में एक बड़ी अच्छी न्यूज छाई हुई थी। एक 90 इयर्स ओल्ड लेडी, पंजाब की, हरभजन कौर कुछ नाम है उनका, और उन्होंने अपनी बेटी और नाती से कहा कि मेरे को जीवन में बस एक ही तमन्ना रही कि मैं कुछ कमा नहीं पाई, ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी कमी रह गई। तो उसकी नाती ने, जो कि एक अच्छी टेक्नोलॉजिस्ट थी, और उसने पूछा कि आप क्या करना जानती हो जो आपको बहुत अच्छा आता है। तो उसने कहा मुझे बेसन की बर्फी मेरे हाथ के लोगों को बहुत पसंद थी। तो उस बेटी ने अपनी माँ के लिए एक अच्छा मतलब मीडियम ढूंढा, फेसबुक के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट की, और उनकी बेसन की बर्फी आज जगह जगह बिकना शुरू हो गई। और जो फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उस दिन उन्होंने पहली बार 2,000 रुपए कमाए। तो जो उनकी आंखों में जो चमक आई होगी, 90 इयर्स ओल्ड लेडी, तो हम तो बहुत जवान हैं, हमें तो जीवन में करके जानना ही जाना है। और मैं यही संदेश, जब मैं चोमू गई, जब मैं दौसा गई, जब मैं लालसोट गई, तो उन महिलाओं को मैंने ये वाक्य सुनाया। मैं श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा से मिली थी, अब वो है नहीं, दिवंगत आत्मा। और वो जब उनकी डेथ हुई थी तो अराउंड 76 या 78 इयर्स की थी, और वो 11वें सब्जेक्ट में एमए कर रही थी। तो उन्होंने बोला पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैंने जीवन में ये चीजें तो गांठ बांधी कि ना पढ़ने की उम्र है, ना कुछ काम करने की उम्र है। आपके जीवन में जिस दिन भी ये जज्बा आ जाए कि आपको कुछ करना है, तो आपको करना चाहिए। तो जब हमने चोमू में हमारी महिलाओं को स्किल करना शुरू किया, यू कांट बिलीव कि वहां 80 साल की, 82 साल की वो सभी महिलाएं आई, और उन्होंने 7 डेज हमारे स्किल के कैंप को ज्वाइन किया। एंड जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए, मैं कहती हूँ कि वो कहीं भी बाजार में नहीं मिलते। वो हुनर, वो कला, मैं उस जज्बे को सलाम करती हूँ। और उन महिलाओं ने अपने हुनर से, और फिर अपने उन प्रोडक्ट्स की, मैंने उनके प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई, और उन्होंने जो अपनी अर्निंग की। तो हमने इस मिथ को काम करके तोड़ के दिखाया कि उम्र कभी भी मोहताज नहीं है। आप उम्र के मोहताज मत रहिए, आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी वेरी भी गुड। किसी भी उम्र में आप करना चाहो, उम्र आपके लिए हमेशा एक नंबर है, और उससे आगे निकलो। और मुझे ऐसा भी लगता है अनीता जी कि जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं और हम उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं कि बेटा मेरा भी ये मन था, बच्चे मेरे भी इच्छाएं हैं ऐसा कुछ करने की, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे एक टाइम पे आके हमारे सपोर्टिंग हैंड्स बन जाते हैं हमें आगे हाँ, बढ़ाने के लिए। 100%। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी रखते हैं, अपने विचारों को बच्चों के माध्यम के साथ पोषित करते हैं, तो बच्चे आपकी जरूर मदद करते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी, ये आपने बात कही है, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शुरू से आदत थी, मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो जब बच्चे खाना खाते थे तो मैं उनको कहानियां सुनाया करती थी। और अभी लास्ट मंथ ही मेरे बेटे ने एक पॉडकास्ट मेरे लिए स्टोरीज का रिलीज किया है, और कल से कलयुग करके बहुत जल्दी हम उनके, आप लोगों के सामने आएंगे, जहां मैं कहानियां सुनाऊंगी, और हमारे वैदिक ग्रंथों के माध्यम से लोगों में जो संस्कार पोषित कर सकें, उसका एक छोटा सा प्रयास मेरे बेटे ने स्टार्ट किया ये। तो मुझे काफी खुशी है ये बताते हुए। तो जब हम बच्चों को अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए नए रास्ते प्रशस्त करते हैं, हमें बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, और हम उसके जरिए किस तरीके से अपने विचारों को कर सकते हैं।
एक्चुअली वो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना सिखा देते हैं। यस। थैंक यू अनीता जी, आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। लेकिन मैं अब आपके साथ एक फनी कुछ गेम भी खेलना चाहती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग। तो रेडी? यस। अनीता जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते हुए भी कर देते हैं। जैसे आप भी कभी कहीं घूमने गए होंगे, बाहर होटल में रुके होंगे, आपको कुछ टॉयलेट एसेसरीज बहुत ज्यादा पसंद आई, और क्या आप उन्हें कभी लेकर आए अपने साथ? मुझे सच बोलने की आदत है, मैं पक्का लेकर आई कुछ एक्सेसरीज इतनी अच्छी थी कि उनको बात छोड़ने का मन ही नहीं था तो मैंने लिया। पर वो सिर्फ जैसे मास्क, जो बॉडी लोशंस होते हैं या कुछ बहुत अच्छे, आप होटल्स में जाते हो तो उनकी फ्रेग्रेंस ही अलग होती है, तो वो आपको कहीं ना एक्चुअली कहीं रखना चाहिए। लिया। अच्छा अनीता जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लेडीज के पास बहुत सारे पर्सेस होते हैं। तो कभी हम आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मार्केट गए, आप शॉपिंग करने गए, आप बिलिंग काउंटर पे खड़े हैं और आपने अपना पर्स चेक किया कि आपका वॉलेट तो है ही नहीं? तो ऐसा ये कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है, क्योंकि मुझे पर्स रखने की आदत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि हमारे घर में घूंघट पर्दा बहुत था, तो मैं जहाँ भी निकलती थी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो मेरे को पर्स ले जाने की आदत ही नहीं होती थी। फिर जब धीरे-धीरे मैंने ड्राइविंग सीखी और मैं सेल्फ ड्राइव करके कहीं जाने लगी, तो 90% टाइम ये होता है कि मैं भूल जाती कि मैं पर्स ही नहीं लेकर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड हमेशा डाँटते कि तुम अपने साथ में कुछ तो रख के जाया करो, ये ऐसे कैसे गाड़ी लेके उठा के चल देती हो और बिना कुछ लिए, बिना पर्स नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं चल देती हो बस। तो बहुत मुझे काफ़ी मुश्किलें आई इस आदत को बनाने में, मेरे साथ बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में गए और आपके स्लीपर्स टूट गए या टूट जाए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मेरे स्लीपर्स ऐसे पार्टी में तो नहीं टूटे, पर जब मैं वैष्णो देवी गई थी पैदल यात्रा करने तो वहाँ मेरे स्लीपर्स टूट गए। अब वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मैंने दिमाग तो है ही, तो 2 बार पिन्स निकाली, सेफ्टी पिन्स, और उनसे जोड़-जाड़ के और उनको जो स्कर्ट की बेल्ट होती है, उसको निकाला और उससे पैर में बाँधा और फिर उससे वाह, मैंने ट्रैवलिंग की। ग्रेट आइडिया। अच्छा अनीता जी, एक और सच आपको बोलना पड़ेगा आज। क्या आपने लाइफ में कभी शो ऑफ किया है कि मैं केटीएफ की चेयरपर्सन हूँ? ऐसा कभी फीलिंग आई है आप में? मैंने शो ऑफ कभी नहीं किया, शो क्योंकि मैं ऑफ बहुत कभी नहीं। ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। सिंपल लेडी है। मैं ओके। बिल्कुल ज़मीन से अच्छा। जुड़ी हुई। ओके। अच्छा, लाइफ में आपको कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट कि आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया? होता सबकी लाइफ में है, हाँ, होता है। पर ऐसे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब कुछ गलत सा इंसिडेंट था कि मैंने किसी को एज़ ए गेस्ट बुलाया और कुछ अपने ही शब्दों से उनको हर्ट कर दिया। ओ। तो उम, मैं मतलब ये मेरा जानबूझकर नहीं था, पर एक अनजाने वे में कैसे उन शब्दों से मेरे मुँह से निकल गए और मैंने उनके रिस्पेक्ट में कुछ कमी कर दी, तो मुझे लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि ये मुझसे गलती हुई। तो समटाइम्स ओके। इट्स नॉट ए फनी, इट्स अ लाइफ लर्निंग लेसन फॉर मी कि शब्दों को बहुत तोल-तोल कर बोलना चाहिए। सोच समझ कर बोलना हुँ, चाहिए। एक्चुअली हमारी सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कभी-कभी हम ऐसे सिचुएशंस में फँस जाते हैं, हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाद में हमें एम्बैरेसिंग फील करना पड़ता है। तो हमें शब्दों का प्रयोग और अपनी एक्टिविटी बहुत ध्यान से करना चाहिए कि हम शब्दों का कहाँ कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एक छोटी-सी घटना मैं सुनाना चाहूँगी, तुमने याद दिलाया है, तो जब मैं एक कॉन्टेस्ट राजस्थान पत्रिका ने किया था यहाँ पे, उसमें ये था कि समाचार पत्र की दैनिक जीवन में उपयोगिता, उसपे एक लेखन प्रतियोगिता थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड जो फर्स्ट 5 रैंकर्स थे, उनको
भारत ये जयपुर की हवाई सैर करानी थी मिनी चार्टर से। सो जब मैं ये प्रोग्राम करके घर आई, मेरा विनर्स में रट के जाओगे ना और मैं किसी से फोन पे या किसी बात कर रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसके बिना बात सुने उसको एक छोटा सा हल्का सा चपत लगा दिया। जनरली मैं बच्चों को कभी, मुझे रिग्रेट हुआ कि बेटा तू क्या बोल रही थी। बोले मम्मी अब आप प्लेन में बैठ के घूमने जाओगे ना, एंड आई फील सो बैड कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सो समटाइम्स हमारे बुरे शब्द और हमारी बुरी एक्टिविटी, तो इनको हमें वॉच करना चाहिए। हाँ, थैंक यू अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी लाइफ के इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। मुझे लगता है कि और भी लोगों ने जिन्होंने आपको सुना होगा वो भी आपसे इंस्पायर्ड होंगे और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो सपने वो कभी आज तक पूरे नहीं कर पाए वो उन्हें पूरा करने की आपसे हिम्मत मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी चलते चलते, कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी एंड मच। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया उसके लिए और अपने लाइफ के इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए। थैंक यू निशा, इट्स माय प्लेजर। थैंक थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री